मेजर शरद के पास चला जाता और उसके साथ बड़ा भोला भाला बनकर प्यार मोहब्बत की बातें करता, भारतीय फौज के डिसिप्लिन और फौजी जवानों की चुस्ती और बहादुरी की तारीफें करता और कहता कि हमारी भारतीय सेना का मुकाबला दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती। उसके साथ ही जानबूझकर पाकिस्तान की फौज का जिक्र छेड़ते हुए कहता, शरद जी, पाकिस्तान की फौज तो हमारी इंडियन सेना के सामने कुछ भी नहीं। अगर कभी जंग हो गई तो हमारी भारतीय फौज 1 घंटे के अंदर अंदर सारे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगी। ये बात मैं दिल पर जबर करके कहता था, साथ ही दिल में ये जुमला जरूर दोहराता कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। अगर आया तो पाक फौज के शेर दिल जवान भारत को वो सबक सिखाएंगे कि जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। शरद दीवान कहता, अरे धर्मवीर भैया, पाक फौज की नफरी वैसे भी हमसे बहुत कम है। हमने टेक्निकल मैदान में जो तरक्की की है और जिस किस्म के नए नए हथियार हमारी असलहे की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं, इसका मुकाबला पाकिस्तान की फौज नहीं कर सकेगी। एक दफा इसी किस्म की बातें हो रही थी। मैंने भारत का देशभक्त बनकर पूछा, शरद जी, हमारी फौज ने मिसाइल भी जरूर बनाए होंगे। सुना है पाकिस्तान में इस किस्म के मिसाइल तैयार होना शुरू हो गए हैं। शरद दीवान आखिर इंटेलिजेंस का ऑफिसर था। ऐसे ऑफिसर बात करने में बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। कहने लगा, बस कुछ न कुछ हम भी कर रहे हैं। उसके बाद उसने मौजू बदल कर दूसरी बातें शुरू कर दी। मैं समझ गया कि इस आदमी से राज मालूम करना इतना आसान काम नहीं। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। मैं भारतीय फौज के पेट के अंदर पहुंच चुका था। मैं सब्र से काम ले सकता था। नीचे शरद दीवान के हॉस्टल में कभी कभी शाम के वक्त उसके फौजी दोस्त भी आकर बैठते थे। शराब का दौर भी चलता था। इन फौजियों का ताल्लुक ज्यादातर मिलिट्री इंटेलिजेंस से होता था। ये लोग शराब पीकर भी फौजी मामलात पर गुफ्तगू करते वक्त मुझे देखकर मुहतात अंदाज इख्तियार कर लेते, मगर मैंने अपने रवैये और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहने से उनको अपने एतमाद में ले लिया था। ये फौजी इस वजह से भी मुझे बड़ा दिलचस्प और एडवेंचरस नौजवान समझते थे कि मैं मेजर शरद दीवान की बहन को डाकुओं की कमीनगाह से निकाल कर ले आया था। मुझे नागपुर के फौजी हेडक्वार्टर की कैंटीन पर काम करते हुए 1 महीना गुजर गया था और अभी तक मैं श्रीनगर में अपने कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान को अपने बारे में कोई इत्तला नहीं पहुंचा सका था। मैंने ये देखा था कि मेजर शरद दीवान अपना मोबाइल रेडियो ट्रांसमीटर अपने कमरे के क्लोजेट में रखता था। ये बात मैंने खास तौर पर नोट कर ली थी। मैं उस ट्रांसमीटर के जरिए मौका पाकर कमांडर शेरवान को अपने खास खुफिया कोड में श्रीनगर पैगाम भिजवा सकता था कि मैं नागपुर के फौजी हेडक्वार्टर में पहुंच चुका हूँ। लेकिन ये कोई इतना जरूरी पैगाम नहीं था जिसके लिए मैं कोई खतरा मोल लेता, क्योंकि ये मुझे मालूम था कि फौजी हेडक्वार्टर से कोई सिग्नल नशर हो तो हाँ, वो खुफिया कोड में ही हो, हेडक्वार्टर के सिग्नल कोड की मॉनिटरिंग टीम को उसका इल्म जरूर हो जाएगा। मैं ये खतरा सिर्फ इस सूरत में मोल ले सकता था जब मुझे कोई इंतहाई अहम फौजी राज मालूम हो जाता, और कुदरत ने बहुत जल्द मुझे ये मौका फराहम कर दिया। एक रोज शाम के वक्त मेजर शरद दीवान के कमरे में शराब व कबाब की महफिल गर्म थी। वहाँ इंटेलिजेंस कोर का एक सिख कैप्टन भी बैठा शराब पी रहा था। जो लोग काफी शराब पी गए थे और सामान पर भी काबू नहीं रहा था। मैं जानबूझकर दूसरी तरफ होकर लकड़ी के क्रेट में मेजर शरद की वर्दी तय करके रखने लगा। मैंने ये जाहिर किया कि मुझे उनकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ वो लोग भी गाफिल हो चुके थे। इतने में इंटेलिजेंस कोर के सिख कैप्टन के मुंह से एक ऐसी बात निकली जिस पर मेरे कान खड़े हो गए। उसने कहा, इस बार हम पाकिस्तान का नाम नक्शे पर से हटा देंगे और भारत माता पिछड़े हुए टुकड़ों को जोड़कर इस गलती का इजाला करेंगे जो पंडित नेहरू ने इंडिया को तकसीम करके की थी। वहाँ एक लेफ्टिनेंट, एक सेकंड लेफ्टिनेंट और मेजर शरद दीवान भी बैठे शराब पी रहे थे। हैरत की बात थी कि ये लोग नशे में बहुत ज्यादा बहक जाने के बावजूद मोहतात थे। सेकंड लेफ्टिनेंट ने मेरी तरफ देखा। मैंने चेहरा नीचे कर लिया और क्रेट में वर्दी जमाने लगा। उसी लेफ्टिनेंट ने सिख कैप्टन से पूछा, सर क्या कोई डेडलाइन मुकर्रर हुई है? सिख कैप्टन ने शराब का हल्का सा घूंट करने के बाद कहा, इसका फैसला तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करेगा, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस को पाकिस्तान की डिफेंस लाइन की पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुहैया करने के ऑर्डर मिल गए। मेजर शरद दीवान ने अपना ग्लास मेज पर टिकाते हुए कहा, हम ये रिपोर्ट हाई कमांड को 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहुंचा रहे हैं। उसके साथ ही जैसे सिख कैप्टन अपने होश में आ गया, उसने हाथ हिलाकर कहा, नो सीक्रेट टॉक प्लीज, फॉरगेट इट, और उन्होंने मौजू बदल दिया। वो फिल्म एक्ट्रेसों और दूसरी औरतों की बातें करने लगी। इस दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट ने कोई फिल्मी गीत गाना शुरू कर दिया। ये महफिल रात के 11 बजे तक जारी रही। उसके बाद सब चले गए। मैं भी मेजर शरद से इजाजत लेकर वापस चला आया। अपने कमरे में आकर मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सिख कैप्टन ने जो बात की थी या उसकी जबान से निकल गई थी, इससे साफ जाहिर था कि भारत की फौजी हाई कमांड ने पाकिस्तान पर किसी हमले का मंसूबा बना लिया है और उसे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी भी हासिल है। ये बड़ा अहम फौजी राज था जो मुझे मालूम हो गया था। ये राज मुझे इन फौजी अफसरों से ही हासिल हो सकता था जिनका ताल्लुक मिलिट्री की इंटेलिजेंस कोर से था। दूसरी किसी जगह से मैं ये राज हासिल नहीं कर सकता था। मैं ये राज कमांडो लीडर शेरवान को उस वक्त तक नहीं बताना चाहता था जब तक मुझे इंडियन मिलिट्री हाई कमांड के इस अहम फैसले की कुछ तफसीलात मालूम न हो जाती। मेरे लिए ये मालूम करना बहुत जरूरी हो गया था कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो ये हमला किस
सी तारीख को करेगा और हमले की हिकमत अमली क्या होगी। ये फौजी मालूमात इंतहाई राज वाली थी और अगर कोई शख्स इस सिलसिले में मुझे कुछ बता सकता था तो वो शकुंतला कठारी मेजर शरद दीवान था। चुनांचे मैंने फैसला कर लिया कि ये फौजी राज मैं उससे मालूम करके रहूंगा। मुझे उसका एतमाद हासिल था। मैं अपनी बातों से उस पर यह साबित कर चुका था कि मैं भारत माता का सच्चा पुजारी हूँ और पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूँ। उसके बावजूद मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मेजर शरद को अगर पाकिस्तान पर फौजी हमले की तारीख का इल्म होगा तो वो मुझे इतनी आसानी से ये राज बता देगा। उसके लिए मुझे इंतहाई दानिशमंदी, एहतियात, चालाकी और किसी खास हिकमत अमली से काम लेने की जरूरत थी। मैं ये देख चुका था कि मेजर शरद दीवान को आला से आला शराब पीने का शौक है और वो हर रोज शाम को कीमती शराब के 3-4 जाम जरूर पीता है। उसने एक दिन मुझे कहा, धर्मवीर, पिछले हुए टुकड़ों को जोड़कर इस गलती का इजाला करेंगे जो पंडित नेहरू ने इंडिया को तकसीम करके की थी। वहाँ एक लेफ्टिनेंट, एक सेकंड लेफ्टिनेंट और मेजर शरद दीवान भी बैठे शराब पी रहे थे। हैरत की बात थी कि ये लोग नशे में बहुत ज्यादा बहक जाने के बावजूद मोहताज थे। सेकंड लेफ्टिनेंट ने मेरी तरफ देखा। मैंने चेहरा नीचे कर लिया और क्रेट में वर्दी जमाने लगा। उस लेफ्टिनेंट ने सिख कैप्टन से पूछा, सर क्या कोई डेडलाइन मुकर्रर हुई है? सिख कैप्टन ने शराब का हल्का सा घूंट करने के बाद कहा, इसका फैसला तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करेगा, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस को पाकिस्तान की डिफेंस लाइन की पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुहैया करने के ऑर्डर मिल गए। मेजर शरद दीवान ने अपना ग्लास मेज पर टिकाते हुए कहा, हम ये रिपोर्ट हाई कमांड को एक हफ्ते के अंदर अंदर पहुंचा रहे हैं। उसके साथ ही जैसे सिख कैप्टन अपने होश में आ गया, उसने हाथ हिलाकर कहा, नो सीक्रेट टॉक प्लीज, फॉरगेट इट, और उन्होंने मौजू बदल दिया। वो फिल्म एक्ट्रेसों और दूसरी औरतों की बातें करने लगी। इस दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट ने कोई फिल्मी गीत गाना शुरू कर दिया। ये महफिल रात के 11 बजे तक जारी रही। उसके बाद सब चले गए। मैं भी मेजर शरद से इजाजत लेकर वापस चला आया। अपने कमरे में आकर मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सिख कैप्टन ने जो बात की थी या उसकी जबान से निकल गई थी, इससे साफ जाहिर था कि भारत की फौजी हाई कमांड ने पाकिस्तान पर किसी हमले का मंसूबा बना लिया है और उसे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी भी हासिल है। ये बड़ा अहम फौजी राज था जो मुझे मालूम हो गया था। ये राज मुझे इन फौजी अफसरों से ही हासिल हो सकता था जिनका ताल्लुक मिलिट्री की इंटेलिजेंस कोर से था। दूसरी किसी जगह से मैं ये राज हासिल नहीं कर सकता था। मैं ये राज कमांडो लीडर शेरवान को उस वक्त तक नहीं बताना चाहता था जब तक मुझे इंडियन मिलिट्री हाई कमांड के इस अहम फैसले की कुछ तफसीलात मालूम न हो जाती। मेरे लिए ये मालूम करना बहुत ज़रूरी हो गया था कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो ये हमला किस महीने करेगा और कौन सी तारीख को करेगा और हमले की हिकमत अमली क्या होगी। ये फौजी मालूमात इंतहाई राज वाली थी और अगर कोई शख्स इस सिलसिले में मुझे कुछ बता सकता था तो वो शकुंतला कठारी मेजर शरद दीवान था। चुनांचे मैंने फैसला कर लिया कि ये फौजी राज मैं उससे मालूम करके रहूंगा। मुझे उसका एतमाद हासिल था। मैं अपनी बातों से उस पर यह साबित कर चुका था कि मैं भारत माता का सच्चा पुजारी हूँ और पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूँ। उसके बावजूद मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मेजर शरद को अगर पाकिस्तान पर फौजी हमले की तारीख का इल्म होगा तो वो मुझे इतनी आसानी से ये राज बता देगा। उसके लिए मुझे इंतहाई दानिशमंदी, एहतियात, चालाकी और किसी खास हिकमत अमली से काम लेने की जरूरत थी। मैं ये देख चुका था कि मेजर शरद दीवान को आला से आला शराब पीने का शौक है और वो हर रोज शाम को कीमती शराब के 3-4 जाम जरूर पीता है। उसने एक दिन मुझे कहा, धर्मवीर, जिस रात को शराब न पीऊं अच्छी तरह से नींद नहीं आती। हमारी रेजिमेंट के मेडिकल ऑफिसर ने भी मुझे कहा है कि मैं रात को सोने से पहले अच्छी स्कॉच विस्की के 2-3 पैक जरूर पी लूं, मगर यहाँ सिवाय व्हाइट हॉर्स और व्हाइट 69 के दूसरी कोई स्कॉच नहीं मिलती। ये बात मैंने जहन में अच्छी तरह बिठा ली। हफ्ते के दिन हमारी मिलिट्री कैंटीन में राशन की सप्लाई आई तो उसमें स्कॉच विस्की डिम्पल स्कॉट के 2 क्रेट भी थे। डिम्पल स्कॉट का शुमार बहुत ऊंचे दर्जे की स्कॉच विस्की में होता था। मैंने फौरन उसमें से डिम्पल स्कॉट की एक बोतल का डिब्बा निकाल कर अलग रख लिया। शाम को जब मैं ड्यूटी से फारिग हुआ तो मैंने डिब्बा लिफाफे में डाला और मेजर शरद के कमरे की तरफ चल पड़ा। मेजर शरद जिस कमरे में रहता था वो नागपुर के उस फौजी हेडक्वार्टर के अहाते के अंदर ही था। शाम के वक्त मेजर शरद दीवान का पीने पिलाने का प्रोग्राम होता था, चुनाचे वो मुझे अपने कमरे में ही मिल गया। मैंने नमस्कार किया और कहा, बड़े भैया, आपके लिए मैं एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। मेजर शरद उस वक्त अलमारी के पास खड़ा था, उसमें से एक ग्लास और शराब की बोतलें निकाल रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, ऐसी कौन सी शय लाई? मैंने डिम्पल स्कॉट की बोतल का डिब्बा उसके आगे रख दिया। उसे देखते ही मेजर शरद का चेहरा खिल उठा। जल्दी से शराब की बोतल का डिब्बा मेरे हाथ से लेकर कहने लगा, ये तो मेरे हाथ से मिल गया था। मैंने कहा, भैया, सप्लाई में इसका थोड़ा सा स्टॉक आया है, 2 क्रेट हैं, कहें तो मैं आपके लिए अलग रख लूँ। मेजर शरद खुश होकर बोला, अलग क्यों रखे हैं, मेरे कमरे में भिजवा दूँ, मैं नकद पेमेंट कर दूँगा। ओके भैया, समझो वो आपके कमरे में पहुँच गए। मैंने उसके हाथ से डिब्बा वापस लेते हुए कहा, भैया, मेरी एक ख्वाहिश है। वो
क्या, बता दो। मैंने कहा, मैंने दिल में भगवान से कहा था कि भगवान मेरे बड़े भैया को बढ़िया स्कॉच का बड़ा शौक है, कहीं से आला क्वालिटी की शराब दिला दे, मैं अपने प्यारे भैया को अपने हाथ से पिलाऊंगा। मेजर शरद तहका लगाकर हंस पड़ा। तुम जब चाहो मुझे अपने हाथ से पिला सकते हो, अफसोस तो इस बात का है कि तुम नहीं पीते। मैंने डिब्बे में से बोतल निकालकर मेज पर सजाते हुए कहा, भैया बात यह है कि मैंने अपनी स्वर्गवासी माता जी को वचन दे रखा है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस इसी वचन का पालन कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे साथ पीने से तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे भैया। तो फिर फ्रिज में से बर्फ निकाल कर ले आओ, मैं ग्लास धोकर लाता हूँ। आज मेरा अर्दली छुट्टी पर है, सारा काम खुद ही करना होगा। मैंने बड़ी आजिज़ी का लहजा बनाते हुए हिंदुओं की तरह हाथ बांध कर कहा, शरद भैया जी, आप मुझे भी अपना अर्दली ही समझें, आपकी सेवा करूंगा तो अगले जन्म में सफल होगा। मेजर शरद ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और कहा, रणबीर फिर कभी ऐसा न कहना, तुमने हमारे खानदान पर एक ऐसा एहसान किया है कि हमारे साथ पूछते भी इसे फरामोश नहीं करेंगे। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई ही समझता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं मेजर शरद के ग्लास में डिम्पल स्कॉट की बोतल खोलकर उसमें पैक बना रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और फौजी हाईकमांड ने जारहीज का जो खुफिया प्रोग्राम बनाया था, मैं मेजर शरद से इस बारे में मालूमात हासिल करने की पूरी स्कीम जहन में तैयार करके आया था। चुनाचे मैंने पहला पैक बनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। मेजर शरद ने आला विस्की का घूंट भरकर मेरी तरफ देखा और खुश होकर बोला, वंडरफुल, बड़ी देर बाद डिम्पल स्कॉट भी है, बस अब दोनों क्रेट मेरे कमरे में भिजवा देना। मैंने कहा, मैं कल ही भिजवा दूंगा। दूसरे पैक पर मेजर शरद हल्के हल्के शुरू में आ गया, कहने लगा, बस धर्मवीर अब तुम शादी कर लो। मैंने कहा, भैया पहले आपका ब्याह होगा, फिर शकुंतला जी का ब्याह होगा, उसके बाद मैं अपना ब्याह कर लूंगा। वो कहता लगाकर बोला, फिर तुम्हारा ब्याह कभी नहीं होगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने फिर पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया। मैंने कहा, कल मैं नागपुर शहर की बड़ी मार्केट में कुछ चीजें खरीदने गया था। वहाँ एक लाला जी कह रहे थे कि कश्मीर में हमारी फौज की हार हो रही है। मेजर शरद ने इस लाला जी को अंग्रेजी में गाली देकर कहा, उसे क्या मालूम वहाँ क्या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी बेजिगरी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सिपाही भी किसी से कम नहीं है। मैंने कहा, मैंने भी इस लाला जी से यही कहा था भैया। मैंने उसे ये भी कहा था कि हमारी भारतीय सेना एक दिन पाकिस्तान को भी फतह कर लेगी, कश्मीर तो कोई चीज ही नहीं है। मेजर शरद दीवान को उस वक्त मैं तीसरा डबल पैक बनाकर दे चुका था और वो सुरूर की हद पार करके नशे की हुदूद में दाखिल हो चुका था। जानी जहां सुरूर खत्म हो जाता है और शराब का नशा दिमाग को अपने पंजों में जकड़ने लगता है। 3 डबल पैक बड़े होते हैं। यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि किसी जमाने में खुद इन मराहिल से गुजर चुका था। मेजर शरद ने मेज पर हल्का सा हाथ मारा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, धर्मवीर, तुमने इस अहमक लाला जी को बिल्कुल ठीक कहा था। हम बहुत जल्द पाकिस्तान का किस्सा ही खत्म करने वाले हैं। मैंने बच्चों की तरह खुशी का इजहार करते हुए कहा, क्या सच कह रहे हो भैया, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान हमारी सेना को और ताकतवर बनाए। बस एक ऐसा हमला करो कि पाकिस्तान सारे का सारा भारत में दोबारा वापस आ जाए। मेजर शरद ने तीसरा पैक खत्म कर दिया था और अब वो खुद अपने लिए चौथा पैक बना रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए मुस्कुराए जा रहा था और जैसे अपने आप से हम कलाम था, ऐसा ही होगा। फिर अंग्रेजी में बोलने लगा, ऐसा ही होगा। इस दफा हम कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। मैंने मजीद मालूमात हासिल करने की गरज से एक सवाल कर डाला, लेकिन शरद भैया, सुना है पाकिस्तान को अरबों ने बड़ा असलहा दिया हुआ है, क्या हमारे पास भी काफी गोला बारूद है ना? मुझे तो कभी कभी यही फिक्र लग जाता है। मेजर शरद ने चौथे डबल पैक का आधा ग्लास हल्क में उंडेला और सिगार सुलगाते हुए अंग्रेजी में कहा, तुम्हें क्या मालूम? जो हमें मालूम है वो भारत के किसी शहरी को मालूम नहीं। मैंने उसको हवा देते हुए कहा, क्यों नहीं भैया, आप तो इंटेलिजेंस के बहुत बड़े अफसर हैं, आपके हाथ में तो भारतवर्ष की नब्ज है। मैं भी अब अंग्रेजी में बोल रहा था। मेजर शरद ने सिगार का कश लगाकर धुआं छोड़ते हुए कहा, हम पाकिस्तान को इस तरह उड़ा देंगे, और उसने जोर से फूंक मारकर सिगार के धुएं को इधर उधर उड़ा दिया। मैंने कहा, भैया मगर हमारा तो कोई मुल्क दोस्त नहीं है, पाकिस्तान की तो सारे मुसलमान मुल्क मदद करेंगे, हमारी कौन मदद करेगा? असल बात यह थी कि मेजर शरद दीवान को ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि उसके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो धर्मवीर नाम का कोई बेसरत से हिंदू नहीं, बल्कि एक तरबियत याफ्ता मुसलमान कमांडो और तहरीक आज़ादी कश्मीर का मुजाहिद है। वो मुझे अपने घर का एक फर्द समझने लगा था और मैंने उसके खानदान के साथ जो इसार किया था उसके बाद उसे ऐसा ही समझना चाहिए था। फिर मेरा इन लोगों के साथ रवैया ऐसा रहा था कि किसी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं पड़ सकता था। यही वजह थी कि मेजर शरद दीवान मेरे साथ खुलकर बात कर रहा था। हो सकता है वो अपने किसी करीब तरीन दोस्त के आगे भी ये बातें न करता। लोगों के साथ रवैया ऐसा रहा था कि किसी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं पड़ सकता था। यही वजह थी कि मेजर शरद दीवान मेरे साथ खुलकर बात कर रहा था। हो सकता है वो अपने किसी करीब तरीन दोस्त के आगे भी ये बातें न करता।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरे सामने इसलिए कर रहा था कि वो जानता था कि मेरी जहाँ किसी से दोस्ती नहीं और मैं उसके सिवा और किसी से नागपुर में मिलता जुलता नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि मैं उसके घर के एक फर्द की तरह था। जब मैंने सोची समझी स्कीम के मुताबिक ये कहा कि जंग की सूरत में हमारी मदद को कौन सा मुल्क आएगा, तो उसने दोनों हाथ हिला दिए। फिर हवा में एक हाथ को दूर से लहरा कर अंग्रेजी में कहा, अमेरिका आएगा, इसराइल आएगा। इसराइल के पास इस वक्त मिलिट्री की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो हमारा खुला दोस्त है। अमेरिका ने एक पर्दे के पीछे हमारे हाथ में अपना हाथ दे रखा है। उसने हमें यकीन दिलाया है कि तुम पाकिस्तान पर अटैक करो, हम तुम्हें इसराइल के जरिए हर किस्म का असलहा सप्लाई भी करेंगे और कभी खत्म न होने देंगे। मैंने उठकर मेजर शरद का माथा चूम लिया और बेइंतहा खुश हो जाने की अदाकारी करते हुए बोला, भैया भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुमने मेरा दिल शेर जितना बड़ा कर दिया है, बस अब मुझे कोई फिक्र नहीं। फिर जैसे एकदम परेशान होकर कहा, लेकिन भैया इसराइल के जहाज हमारे लिए गोला बारूद और दूसरा जंगी सामान लेकर आएंगे तो दूसरे मुल्कों के सिफारतकारों को, खास तौर पर पाकिस्तान के सिफारत खाने वालों को पता चल जाएगा। मेजर शरद दीवान ने उसके जवाब में एक ऐसी बात कही डाली जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक जिम्मेदार अफसर होने की हैसियत से उसे कभी और किसी हालत में नहीं कहनी चाहिए थी। उसने कहा, धर्मवीर, इस वक्त अमरीकी असलहे से लदे हुए इसराइल के 2 माल बरदार बहरी जहाज हमारी तरचनापली पोर्ट से 10 मील दूर जियागाम की खाड़ी में खड़े हैं। इनमें इसराइल का दिया हुआ जदीद तरीन खतरनाक मिसाइल, मार्टर गनें और ऐसे हाई टेक रेडार भी हैं जो दुश्मन के नीचे नीचे से परवाज करते बमबार और फाइटर तैयारों का भी सुराग लगा सकते हैं। और ये अभी पहली खेप है, दूसरी खेप अगले महीने पहुंचने वाली है। मैंने मसनूई जोश में आकर कहा, भैया शरद जी, हमें पाकिस्तान पर एटम बम चला देना चाहिए। मेजर शरद ने अपनी उंगली उठाकर गुंडों के पास ले जाकर अंग्रेजी में कहा, बस धर्मवीर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ये भी तुम मेरे भाइयों से भी ज्यादा अजीज हो, इसलिए तुम्हें इतना बता दिया। बस अब बेखौफ होकर अपना काम करो। बहुत जल्द हम दोनों लाहौर की अनारकली में चल फिर रहे होंगे। मैंने भी मसलहतन उसके आगे कुछ न पूछा। उस शख्स ने मुझे जितना बता दिया था वो काफी से ज्यादा था और मुझे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर से इतनी अहम तरीन मालूमात फराहम हो जाएगी। अगर मुझे ये मालूम करने की भी जरूरत थी कि इसराइल के जो माल बरदार जहाज़ों के बेस में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असलहा वगैरह लेकर आए थे, उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का इंतजाम किस तरह का है और जियागाम की खाड़ी तरचनापली की बंदरगाह से किस जानिब है, लेकिन मैंने उस वक्त मजीद कुरेदना मुनासिब न समझा और मेजर के लिए कबाब गर्म करने किचन में चला गया। कोई 1 घंटे बाद मेजर शरद दीवान के हॉस्टल से वापस अपने कमरे में आया तो मेरा जहन भरा हुआ था। तरह तरह की स्कीमें जहन में आ रही थी। मुझे इन जहाज़ों को जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाला खतरनाक तरीन असलहा और दूसरा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल फौजी साजो सामान लेकर भारत की तरचनापली की एक बंदरगाह के करीब नजरअंदाज हुए थे, हर हालत में गर्क करना और धमाके से पूरा देना था। इसके लिए मुझे एक साथी कमांडो की जरूरत थी और ये साथी कमांडो कश्मीर का मुजाहिद सरफरोश कमांडो औरंगजेब भी हो सकता था। औरंगजेब वाकई एक तरबियत याफ्ता, इंतहाई डिसिप्लिन का पाबंद और निडर कश्मीरी कमांडो था। मैं सिगरेट इस किस्म के लम्हात में आम तौर पर पीता था। मैंने सरहाने के नीचे से पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगा लिया। पहले ख्याल आया कि मौका देखकर मेजर शरद के ट्रांसमीटर से कमांडर शेरवान को ये सारी बातें खुफिया कोड में बता दूं और उसे कहूं कि वो कमांडो औरंगजेब को नागपुर रवाना कर दे। फिर ख्याल आया कि मालूमात इतनी अहम, नाजुक और ज्यादा थी कि ट्रांसमीटर पर ये सारी बातें तफसील में नहीं बयान की जा सकती थी। ट्रांसमीटर पर कमांडो हमेशा इंतहाई जरूरत के वक्त और इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बात करते हैं। दुश्मन के मुल्क में रहकर ट्रांसमीटर पर ज्यादा लंबी गुफ्तगू की जाए तो सिग्नल के पकड़े जाने का खतरा होता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे खुद श्रीनगर जाकर कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगजेब से मिलना चाहिए ताकि तमाम बातें मैं उन्हें तफसील के साथ ज़बानी बयान कर सकूं और कमांडो औरंगजेब को भी अपने साथ ही ले आऊं। फिर हम दोनों अपने नए कमांडो मिशन पर रवाना हो जाएंगे। मैंने अपने हुलिये में थोड़ी सी तब्दीली करने के लिए अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर दी थी। मेजर शरद ने एक बार मुझसे मूछों के बारे में पूछा तो मैंने हंसकर कहा, भैया मैं अपने चेहरे पर राजपूत बहादुरों वाली शान पैदा करना चाहता हूँ। उस फैसले के बाद मैंने एक दिन गुजार दिया। फौजी कैंटीन से डिम्पल स्कॉट की बोतलों के दोनों क्रेट मैंने वादे के मुताबिक उठवाकर मेजर शरद दीवान के कमरे में पहुंचा दिए। दूसरे दिन रात को मैं उससे मुलाकात करने गया तो वो एक औरत के साथ बैठा डिम्पल स्कॉट पी रहा था। उसने मेरा उस औरत से तारुफ करवाया। उस पुरकशिश औरत ने फालसे रंग की बारीक साड़ी पहन रखी थी जिसमें से उसका ब्लाउज और जिस्म जगह जगह से झांक रहा था। ये औरत इंडिया की एयर कंपनी में काम करती थी। अभी इन लोगों ने शराब शुरू भी की थी। मेजर शरद ने डिम्पल स्कॉट के क्रेटों का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, भैया ये तो मेरी ड्यूटी है। औरत
शरत एक पैक पीने के बाद बेडरूम में चली गई। मैंने मेजर शरत से कहा, भैया माता जी की समाधि पर जाने को बड़ा दिल चाहता है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ रोज के लिए अमृतसर चला जाऊँ। मेजर शरत ने डिब्बे में से सिगार निकालते हुए कहा कि नहीं, घर में जरूर जाओ, मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर कराऊंगा। मैं ठेकेदार मेहता से खुद बोल दूंगा कितने दिन के लिए अमृतसर जाना चाहते हैं। मैं जहन में अंदाजा लगाने लगा कि श्रीनगर जाने, वहाँ से कमांडो औरंगजेब को साथ लेकर दक्षिणापली तक पहुँचने और कमांडो एक्शन मुकम्मल करने में कितने दिन लग सकते हैं। मैंने मेजर से कहा, बस 1 महीने की छुट्टी मिल जाए तो मैं गुरदासपुर अपनी मौसी से भी मिलकर आऊँगा, कुछ दिन उनके पास गुजार लूँगा। उनकी शक्ल मेरी माता जी